हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं फाफेंग अब लौट कर अपने घर आ जाता है और ये यहाँ पे अपने फादर से मिलकर आइसलैंड पे हुए सभी बातों को बताता है। जब इसका फादर ये सुनते हैं तो ये पर्लेस बीट के बारे में ये कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि पर्लेस बीट ऐसा होगा। पर्लेस बीट किसी तरह का पावरफुल वेपन नहीं निकलेगा और ये लोगों को कनेक्ट करने वाला कर्स निकलेगा। मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा निकलेगा। इसका फादर इसे बताते हैं कि अगर तुम्हें इसे छुटकारा चाहिए फिर तुम्हें एक मैजिक वेपन ढूंढना होगा जो कर्स को तोड़ सकता हो। हालांकि हम लैन्यू जैसी ह्यूमन रेस है, मगर हमारा कंसेप्ट और हमारा सिस्टम उनसे पूरे तरीके से डिफरेंट है। अगर इससे तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन पे इफेक्ट पड़ेगा फिर तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। फिर हम ब्लू सॉन्ग को देखते हैं जो अपने घर वापस जा रहा होता है। यहाँ पे ये कहता है, मैं किस चीज के तलाश में निकला था और साथ में मैं अपने घर क्या लेकर आ रहा हूँ, एक कर्स। फिर इसे याद आता है कि ग्रेट एल्डर को इस कर्स के बारे में जरूर जानकारी होगा और हो सकता है कि वो इस कर्स को तोड़ भी सकते हो। फिर ब्लू सन ग्रेट एल्डर के पास जाने लगता है। तभी इसके फादर इसे नीचे खींचते हैं और ये सीधा नीचे आ गिरता है। इसके फादर इससे पूछते हैं, क्या तुमने पर्लेस बीट को हासिल किया? क्या तुम्हें वो वहाँ पे मिला? तो इस पर ये कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक बड़ा सा आइसलैंड है जिसमें काफी सारे पत्थर हैं। फादर, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करे, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाने दो। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। इसके फादर भी सोचते हैं, अगर तुम्हें वो नहीं मिला तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ब्लू संग ग्रेट एल्डर के घर पे जाता है, मगर यहाँ पे एल्डर नहीं होते। ब्लू संग यहाँ पे एल्डर को इधर उधर ढूंढने लगता है। ये टेबल के नीचे तो बोतल में हर जगह ढूंढ रहा होता है। ग्रेट एल्डर अभी इस वक्त घर पे नहीं होते। फिर इसे यहाँ पे काफी अच्छा स्मेल आता है। इसे एक अल्कोहल का स्मेल आता है जिसे ये वाटर ऑफ लाइफ कहता है। ये पूरा ड्रम एक बार में ही पी लेता है। ये वाटर ऑफ लाइफ पीते ही इसे चढ़ जाता है। इधर फाफेंग सिटी में जा रहा होता है। ये सोचता है कि स्टेप फादर भी नहीं जानते कि इस कर्ज को कैसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इधर ब्लू सॉन्ग ड्रिंक करने के बाद नशे में बोलता है, मैं काफी दूर चला जाऊंगा, एक ऐसा जगह जहाँ पे ये पर्लेस बीट तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगा। इसकी बातों को सुनकर फाफेंग बोलता है कि आप बच्चों जैसे हरकत कर रहे हो। ये दोनों इस कर्ज को तोड़ना चाहते हैं। ब्लू सॉन्ग को अपने एल्डर पे भरोसा होता है कि वो इस कर्ज को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों कम्पीट करने लगते हैं कि पहले मैं इस कर्ज को तुमसे पहले ठीक कर दूंगा। फाफेंग कहता है, इस कर्ज की वजह से मैं अपने कल्टीवेशन को नहीं छोड़ सकता, मुझे अपना कल्टीवेशन जारी रखना होगा। फिर एक बच्चा आता है और फाफेंग को पीछे से आवाज देता है। फाफेंग इस बच्चे को उठाकर आगे जाने लगता है। ये बच्चा फाफेंग को अपने साथ घर पे आने को कहता है। ये बच्चा फ्लावर को देखकर कहता है, ये कितना सुंदर फ्लावर है, मगर ये भी एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। इस बच्चे को एक डिजीज है जिससे ये मर रहा है। फाफेंग इससे पहले भी इस बच्चे का काफी हेल्प कर चुका है और आगे भी इसके डिजीज के लिए हेल्प कर रहा है। फाफेंग कहता है, तुम्हें पता है एक इमॉर्टल फ्लावर है जो कभी भी नहीं मुरझाता, वो फ्लावर हमेशा ब्लूम करता रहता है। ये बच्चा इस फ्लावर के बारे में सुनकर इस फ्लावर को देखने का इच्छा जाहिर करता है। फाफेंग कहता है, अगर तुम अच्छे से खाना खाओ और अपने से बड़ों की बात मानो तो फिर मैं तुम्हें इस इटर्नल फ्लावर के पास एक दिन जरूर ले जाऊंगा। ये सुनकर ये बच्चा खुश हो जाता है। फिर फाफेंग इसे कहता है, आओ चले, हम पतंग उड़ाने चलते हैं। पतंग का नाम सुनकर ये बच्चा काफी खुश हो जाता है और हम पतंग उड़ाएंगे कहते हुए आगे जाता है और तभी ये खांसते हुए नीचे गिर जाता है। फाफेंग इसे उठाकर इसके घर ले जाता है। इधर ब्लू सॉन्ग काफी ज्यादा वाटर ऑफ लाइफ पी रहा होता है और काफी नशे में भी होता है, मगर तभी यहाँ पे कुछ आवाज सुनने को मिलता है। ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा हो। ग्रेट एल्डर यहाँ आ जाते हैं। ब्लू सॉन्ग उन्हें आता देखकर ये घबराने लगता है। ग्रेट एल्डर इस पे अटैक कर देते हैं तो ये कहता है, मुझे मत मारो, मैं श्रापित हूँ। तो एल्डर ये सुनकर बोलते हैं, बच्चे, एक तो तुमने पहले मेरा वाटर ऑफ लाइफ पी लिया और फिर तुम मुझसे बचने के लिए खुद को श्रापित बता रहे हो। तो ब्लू सॉन्ग कहता है, एल्डर, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, आप कैसे मुझे उन जैसे इंसान से कंपेयर कर सकते हैं? तो इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, तुम उन जैसे नहीं, उनसे भी बदतर हो। तुम फायर प्रूफ, एंटी प्रूफ और काफी शैतानी भी करते हो। तुम सभी को सिर्फ परेशान ही करते हो। फिर ब्लू सॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर ये कहता है, एल्डर, क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे आप कर्ज को हटा सके? तो ये सुनकर एल्डर इसे अपने पास बुलाते हैं और इसके बॉडी को चेक करते हैं। जब एल्डर इसके बॉडी को चेक कर रहे होते हैं तो ब्लू सॉन्ग एल्डर से कहता है, क्या हुआ, कुछ मिला क्या आपको? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इसके बॉडी को चेक करने के बाद एल्डर कहते हैं, बच्चे, तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल सही है, तुम्हारे बॉडी में एलिमेंट्री पावर सही से काम कर रहा है, तुम्हारे बॉडी में एलिमेंट्री पावर फ्लो भी सही से कर रहा है, तुम पर किसी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है। एक तो तुमने मेरा वाटर ऑफ लाइफ पी लिया
और अब तुम कर्ज का बहाना कर मुझसे बचना चाहते हो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? मुझसे झूठ नहीं बोलो। फिर एल्डर इसे अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और कहता है, प्रिंस, क्वीन सही नहीं दिख रही है, कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्होंने तुरंत आपको आने को कहा है, वो अभी आपसे मिलना चाहती है, आपको क्वीन के पास जाना चाहिए। इधर फाफिंग इस बच्चे को इसके घर ले जाता है। दरअसल ये एक अनाथालय होता है, यहाँ पे और भी काफी सारे बच्चे रहते हैं। यहाँ पे एक लेडी कहती है, ये काफी समय पहले मारा जाता अपने डिजीज के कारण, मगर तुम्हारे हेल्प से ये अब तक सही सलामत है और अब तक जीवित है। ये बताती है कि ये बच्चा काफी कमजोर होता जा रहा है, अगर समय रहते हुए ये ठीक नहीं हुआ फिर ये मर भी सकता है। फाफिंग पूछता है कितना समय इसके लिए बचा है, तो ये लेडी कहती है 3 महीना, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और भी है। इस बच्चे का ऐसा हालत देखकर फाफिंग कहता है, मैं जाता हूँ और जाकर इसका मेडिसिन वो फ्रूट खरीद कर लाता हूँ। ये लेडी इसे जाने से रोकती है और कहती है, तुम उस फ्रूट को नहीं खरीद सकते हो, तुम कर्ज लेने जा रहे हो। अगर तुम ये फ्रूट खरीदते हो फिर तुम्हें अपना पूरा जीवन पवेलियन के लिए काम करते हुए बिताना पड़ेगा, ऐसा मत करो। तो फाफिंग कहता है, मगर योंग अभी भी काफी यंग है, मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसके सामने अभी इसका पूरा फ्यूचर पड़ा है। फिर ये लेडी कहती है, मगर तुमने इससे पहले भी हमारे लिए काफी कुछ किया है और इसके लिए तुम 1 साल से काफी कुछ करते आ रहे हो। फाफिंग बोलता है, मैं बस चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर अच्छा हो, ये जी सके बाकियों जैसा। और ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं इसके हाथों में एक बॉक्स होता है और ये वापस इस बच्चे की ओर आ रहा होता है। तभी एक लेडी से आवाज देती है और कहती है, फाफिंग जरा रुको। ये लेडी फाफिंग से बोलती है, अगर तुम चाहो तो फिर मैं अपने फादर के पास जाकर कह सकती हूँ तुम्हें ये फ्रूट दे देने को, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तुम्हें उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मनी चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे सकती हूँ, मगर इसके बदले में मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मेरा होना होगा। फाफिंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये लेडी फाफिंग को कहती है, तुम चाहो तो उस बच्चे को भी बचा सकते हो, मैं तुम्हें मनी देने को तैयार हूँ। मगर फाफिंग इसकी बातों को नहीं मानता और कहता है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैंने जो तुमसे लिया है। ये लेडी कहती है, क्या कमी है मुझ में, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? तो फाफिंग बताता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये सुनकर ये लेडी बोलती है, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, मैं उस जैसे बनने को रेडी हूँ। इधर ब्लू सॉन्ग इसकी बातों को सुनकर काफी हंस रहा होता है। ब्लू सॉन्ग की माँ इधर लड़कियों का बहुत सारा फोटो देखकर काफी खुश हो रही होती है। ये ब्लू सॉन्ग का शादी करा देना चाहती है, तभी ये ग्रैंड माँ बन सकेगी। ब्लू सॉन्ग यहाँ पे आता है और अपने माँ से मिलता है। इसकी माँ इसे देखकर कहती है, तुम सही समय पे आए हो, आओ इन फोटो में से तुम्हें जो लड़की पसंद है उसे चुन लो, मैं तुम्हारी शादी उसे करा दूंगी। ये सुनकर ब्लू सॉन्ग भी चौंक जाता है। जब ये फोटो देखता है तो इसे कोई लड़की कुछ खास पसंद नहीं आती। ये अपने माँ को मस्का लगाते हुए बोलता है, माँ मेरे लिए आप ही लड़की पसंद करो, आप जैसी भी पसंद करोगी मैं उससे शादी कर दूंगा, मुझे तो आपकी जैसी सुंदर और आपकी जैसी होशियार लड़की चाहिए। ये सुनकर ब्लू सॉन्ग की माँ काफी खुश हो जाती है और ये कहती है, बच्चे तुम अपने फादर जैसे होशियार हो, तुम अपने फादर जैसे बात कर रहे हो, मुझे मस्का मत लगाओ, तुम्हें एक लड़की को इन फोटोज में से चुनना होगा, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स किया है। ब्लू सॉन्ग किसी तरह यहाँ से बचता हुआ भागता है और ये कहता है ये काफी स्कैरी है, और ये सोचता है कि ऐसा नहीं है कि शादी करना बुरा है, मगर अभी के हालात को देखकर इसे ऐसा लगता है कि अगर इसने किसी लड़की को किस किया तो फिर इसका मतलब होगा कि फाफिंग भी उस फीलिंग को महसूस करेगा और मेरा किस और उसका किस एक ही होगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के फीलिंग को फील कर सकते हैं। ब्लू सॉन्ग कहता है, मुझे इस कर्ज को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। ये फिर वापस से उड़ता उड़ता नीचे की ओर गिर जाता है। इसका फादर इसे देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ही ये कर रही है, वो तुम्हारा भला सोचती है, मगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ इस बार के लिए, तुम क्यों नहीं यहाँ से कुछ समय के लिए चले जाते हो। ये सुनकर ब्लू सॉन्ग काफी खुश हो जाता है और कहता है, तो मैं मॉम को आपके हवाले करता हूँ, आप उन्हें संभाल लेना, और यहाँ से ये उड़ता हुआ निकल जाता है। इधर फाफिंग के फादर इसे बुलाते हैं और इससे कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस इम्पोर्टेंट काम को करो। 3 डोमेन कंपटीशन अब शुरू होने वाला है, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें भाग लो। फाफिंग अपने कल्टीवेशन को लेकर चिंतित होता है। इसके फादर इसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम ठीक ठाक करोगे इस कंपटीशन में, और इसमें भाग लेने वाले 30 साल से नीचे होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर की दुनिया को भी एक्सपीरियंस करो। अगर तुम इस कंपटीशन में टॉप 16 में पहुंच जाते हो फिर तुम्हें काफी अच्छा प्राइस और साथ ही कीमती प्राइस भी मिलेगा। जीतने वालों को काफी सारे आर्टिफैक्ट भी मिलेगा। हो सकता है कि इनमें से कोई आर्टिफैक्ट हो जो तुम्हारे कर्ज को ठीक कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।